अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के रूट्स, उनका आइगन वैल्यू कहते हैं, इनको मैट्रिसेस के लिए स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कि जी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर है, इससे क्या मुराद है। तो लीनियर ऑपरेटर आपको याद होगा, दिस इज अ मैपिंग फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V to itself, and the vector space V is a finite dimension, and we do what? We define the characteristic polynomial of this operator. And how we go about it? This is characteristic polynomial of any matrix representation of T. ये आप ज़हन में रखिए कि T की बहुत सारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अब वो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, फर्ज कर लीजिए एक को हम नाम दे देते हैं A का, एक को हम नाम दे देते हैं B का। तो ये जो दो डिफरेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, इनका आपस में ये ताल्लुक होता है, B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। और आपको याद होगा कि इन A और B को हम सिमिलर मैट्रिसेस बोलते थे और P को चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बोलते थे। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि A और B जो है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है वो सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऑपरेटर कंसीडर कर लिया, तो अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आप उसकी किसी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे बनाएंगे, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम रहेगी और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का बेसिस की चॉइस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर आपको याद होगा हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे कि जो पोलिनोमियल्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हम ये नोट कर, और हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने ये बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का रूट होता है। तो इसी तरह से हम जो लीनियर ऑपरेटर है उसके बारे में भी यही कह सकते हैं, दिस इज जीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और ये ध्यान में रखिए कि अगर आपने ऑपरेटर की बात करनी है, तो ऑपरेटर की बात आपने उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की मदद से ही करनी है। तो कुछ चीजें आपको रिकॉल करवाई जा रही हैं कि ए को आप डायगोनलाइजेबल कब कहते हैं। ए को आप डायगोनलाइजेबल उस वक्त कहते हैं जब आपको कुछ बेसिस, कुछ आपको कॉलम वेक्टर्स मिल जाएं जो इस तरह से बिहेव करें, a1 u1 a of u1 is equal to k1 u1। मतलब ये है कि जब a को अप्लाई किया जाए उस कॉलम वेक्टर पे, तो इम्पैक्ट वही आए जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हो। और अगर आपको वेक्टर स्पेस V की ऐसी एक बेसिस मिल जाए जिसमें यही पैटर्न फॉलो हो कि a u1 is equal to k1 u1, a u2 is equal to k2 u2, and a of un इज इक्वल टू के एन यू एन, तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है। दैट मीन्स कि ए सिमिलर है एक डायगोनल मैट्रिक्स की। दैट मीन्स कि वो जो ए है वो अगर किसी मैट्रिक्स की किसी ऑपरेटर की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो डी उसी ऑपरेटर की दूसरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो अब इसका मतलब ये कि आपको उस वेक्टर स्पेस, जो रेलेवेंट वेक्टर स्पेस है, उसकी एक ऐसी बेसिस मिल गई कि आप ये लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ओके, अब फिर आगे हमने आइगन वैल्यू की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं, ये हम पहले कर चुके हुए हैं कि ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लैम्डा आइगन वैल्यू होगी अगर आपको एक ऐसा वेक्टर मिल जाए कि ए को वी पे अप्लाई करें, द इम्पैक्ट इज इक्विवेलेंट टू अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वी। तो फिर हम कहना ये शुरू कर देते हैं, वेक्टर वी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन इज आइगन वेक्टर ऑफ वी बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। और फिर हमने ये भी नोट किया था कि ये जो आइगन वेक्टर वी है, इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल आप ले लें तो वो भी आइगन वेक्टर ही होगा। और आप उसको ये गौर कीजिए कि अगर v की जगह पे के वी लिख दें, तो फिर ये जो a है ये लीनियर ऑपरेटर के तौर पे बिहेव करता है, तो k को आप बाहर ले जा सकते हैं और a v जो है वो लैम्डा v के बराबर। सो दैट मींस ये आ गया जी लैम्डा टाइम्स k ऑफ v। तो इसका मतलब ये है कि ये जो k v है ये भी आइगन वेक्टर है कोरिस्पोंडिंग टू द सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। और अगर आप v के सारे स्केलर मल्टीपल्स ले लें, तो इसका मतलब ये कि ये एक सब स्पेस बन रही है वेक्टर स्पेस V की, और इसको हम नाम दे रहे हैं आइगन स्पेस का। इसकी डायमेंशन अगर 1 हो तो इसको बोलते हैं आइगन लाइन। और आगे जाके जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो हमने नोट ये करना है कि एक ही आइगन वैल्यू के साथ ऐसी वेक्टर स्पेसेस भी पॉसिबल है जिनको हम आइगन स्पेसेस बोलते हैं, जिनकी डायमेंशन 1 से ज्यादा हो सकती है। आगे चलते हैं, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ अभी पेंडिंग कर रहे हैं। एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए हैज n linearly independent eigenvectors।
तो अब ये जो हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ये उसी की रिपीट है कि एक एम स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब इसका मतलब यहाँ पे इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि एक अगर ए का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी उसकी डिग्री होगी n। अब जब पोलिनोमियल की डिग्री होगी n तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपके पास n डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उनमें से कुछ जो है वो डिफरेंट ना हो, दो तीन चार आइगन वैल्यू सेम आ जाए और बाकी में भी डिफरेंट हो। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपकी आइगन वैल्यूज हैं ये उस कॉन्टेक्ट मतलब अब आपके पास दो वैल्यूज है डिफरेंट हो जाए या इक्वल हो जाए। अभी हम थर्ड पॉसिबिलिटी में नहीं एंट्री मार रहे जी। अभी हम ये कह रहे हैं कि जो आइगन वैल्यूज है वो डिफरेंट है या डिफरेंट नहीं। अब अगर तो वो डिफरेंट है तो फिर इसका मतलब ये कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसके वो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। और अगर उसके में कुछ ऐसी कोई आइगन वैल्यू रिपीट होती है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हम लिख देंगे जी t माइनस लैम्डा 1 और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे आप। इसका मतलब ये कि लैम्डा 1 जो है वो 2 दफा आ रही है। फिर अगर t माइनस लैम्डा 2 की पावर 3 तो इसका मतलब आइगन वैल्यू जो लैम्डा 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट होती है। तो इसको हम नाम आगे चल के ये जो आइगन वैल्यूज हैं इनकी जो पावर्स हैं इनको हम आगे नाम देना शुरू कर देंगे जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब ये जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटीज का जो सम होगा इसका ताल्लुक भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ होगा। तो अब अभी हम ये कह रहे हैं जी कि और फिर आपने करना क्या है कि जो आइगन वैल्यूज हैं उनके साथ आपने आइगन वेक्टर्स देखने। तो अगर ए का ऑर्डर n है और आपको उस n ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाए तो फिर ए डायगोनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये जो आपकी आगे लीनियर अलजेब्रा में जितनी भी थ्योरी है वो इसी की बेसिस पे चलेगी। ओके, ये जो मैंने आपको कहा इसको हम फर्दर आगे एलैबोरेट करते चले जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर आप ये लिख लें P इनवर्स AP इज इक्वल टू D तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं जी कि अगर A की पावर m है उसको कंप्यूट करने का दैट इज इक्विवेलेंट टू के जी आप इस मैट्रिक्स की पावर ले लें P D P इनवर्स की पावर m ले लें। इसका मतलब ये होगा कि ये बाकी टर्म्स तो कैंसिल होती रहेंगी P D P इनवर्स P D P इनवर्स। तो वो जो P और P इनवर्स वाली टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी और ये आपके पास P D M टू द P D टू द पावर m P इनवर्स। तो अब ये जो D वाला मैट्रिक्स है आपका ये डायगोनल है। अब जब आप इसकी हायर पावर्स लेंगे तो हायर पावर्स में डायगोनल एंट्रीज की पावर बढ़ती चली जाती है। तो a टू द पावर m इज इक्वल टू p डायगोनल ऑफ जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें आ जाएगा k1 टू द पावर m एंड सो ऑन kn टू द पावर m एंड देन p इनवर्स। ओके, अब इसका मतलब ये कि अब मैं a की पावर्स ले सकता हूँ। तो फिर इसका मतलब ये कि अगर मैं कोई पोलिनोमियल ले लूं, जैसे मैं लिख दूं t टू द पावर n, तो अब यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर n, उसको आप इसी तरह से हैंडल कर लो। प्लस 5 t टू द पावर n माइनस 1, उसको भी आप इसी तरह से हैंडल कर लेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं f ऑफ a लिखने लगूं तो f ऑफ a को यूं लिख दूं f ऑफ p d p इनवर्स और ये जो आपका p है ये बाहर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम फंक्शन ऑफ d and then p inverse and this is equal to p and on the diagonal we will have these terms f of k1 मतलब जो पोलिनोमियल है वो k1 वो जो पोजीशन थी ना 1 1 वहां पे भी एक पोलिनोमियल आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ k1। जो पोजीशन थी 2 2 अब उसकी जगह पे पोलिनोमियल आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द सेकंड आइगन वैल्यू k2 and it goes on like this f of k and p inverse। और फिर फर्दर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है p एज इट इज रहे डायगोनल, अब f ऑफ k1 की जगह पे मैं अगर उसका स्क्वायर रूट लिख दूं, स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर लूं, f ऑफ k2 की जगह पे उसका स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर लूं, kn की जगह पे उसका स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर लूं और इस सारी चीज को मैं नाम दे दूं p का, सॉरी इस सारी चीज को नाम दे दूं मैं b का, तो देन b इज नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a। अब ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी कहानी ए से स्टार्ट हुई थी, ये वाले ए से स्टार्ट हुई थी।
अब इसका मतलब ये है कि जब मैं बी स्क्वायर लूंगा तो फिर वहां से मुझे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नॉन नेगेटिव। आगे चल के कंप्यूटेशन में हम इसको देख भी लेंगे एग्जांपल्स में। अब ये कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व कीजिए कि अगर आपके पास ए जो है दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 3 1 2 and 2 and v1 is equal to 1 and -2 and v2 is equal to 1 and 1, तो av1 जब आप ये मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये जो मैट्रिक्स है ये जो v1 है ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, इसके a के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो av1 ये जब आप मल्टीप्लीकेशन है तो लेते हैं तो आंसर आता है जी 1 and -2 विच इज इक्वल टू v1। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो a की एक आइगन वैल्यू तो आ गई जी 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर आप AV2 ट्राई करें तो वो आ जाती है जी 4V2, तो इसका मतलब एक और आइगन वैल्यू आपके पास आ गई लैम्डा 2 विच इज 4। अब जब आपको ये दो आइगन वैल्यूज मिल गई तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं 1 and -2 1 and 1, इनको आपने नाम देना शुरू कर देना आइगन वेक्टर्स का। तो गौर कीजिए वो P कैसे बना रहा है, वो जो आइगन वेक्टर्स हैं उनको वो कॉलम्स की फॉर्म में इस तरह से लिख रहा है। अब जब आप ये कर लेते हैं तो P इनवर्स कंप्यूट करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। आप वो जरा गौर कीजिए D कैसे आ रहा है आपके पास। P इनवर्स आप लिख रहे हैं, दरम्यान में A लिख रहे हैं, फिर आप T लिख रहे हैं, एंड देन यू मल्टीप्लाई एंड देन यू ऑब्टेन एग्जैक्टली दिस थिंग। अब ये जो आपकी पहली आइगन वैल्यू 1 थी वो यहाँ पे आ गई, और जो दूसरी आइगन वैल्यू लैम्डा 4 थी वो यहाँ पे आ गई। ओके एंड वी गो ऑन। अब आप गौर कीजिए, तो अब आप यूं लिख सकते हैं A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, और आपकी कंप्यूटेशंस मैच करेंगे। फिर अगर आप a टू द पावर 4 देखेंगे तो अब आपके लिए आसान है कि जो डायगोनल पे ये जो इनकी पावर्स 4 ले लें तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 और ये 256 बन जाएगा, और ये टर्म एज इट इज रहती है, और फिर आपके लिए A4 कंप्यूट करना बहुत आसान है। और अगर आप f ऑफ t आपके पास गिवन हो, f ऑफ t इज t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6, अगर ये गिवन हो तो फिर f ऑफ t इज इक्वल टू p f ऑफ d p इनवर्स, और फिर आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब आप ये टर्म्स लिखेंगे तो f ऑफ d आपको कंप्यूट करना है, तो f ऑफ d इसका मतलब ये है कि f ऑफ ये जो पहली एंट्री है f ऑफ 1, उसको आप यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, you will obtain this number 5 and this number 2 and then you can continue to do this। और फिर अगर आपको b चाहिए जिसमें आपने d का ये d square root यूज करना है, even then your life is very simple and you will verify that b square is equal to a। तो ये मैंने आपको भी तो एक आइगन वेक्टर जो लीनियर ऑपरेटर है उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसको यूज करके हम क्या क्या करते हैं, और साथ ही हम जो ये आइगन वैल्यूज और जो कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस हैं उनसे हम क्या इम्पैक्ट लेते हैं उसका रिव्यू किया हमने। जो आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और जो आइगन वेक्टर्स हैं इनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे।